हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, विगत दिनों मैंने आपको इंटरमीडिएट नागरिक शास्त्र में प्रथम अध्याय में संविधान क्यों और कैसे इस विषय पर चर्चा की थी। कुछ मैंने आपको होमवर्क के लिए प्रश्न दिए थे। मुझे आशा है कि आप सभी ने कर लिए होंगे। बच्चों, आज हम द्वितीय अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। हमारे संविधान में कौन कौन से अधिकार हैं हम लोगों को, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। समझता हूँ कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफ़ी कम अधिकार दिए गए हैं। प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद में के बाद एक उपबंध है जो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए। हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। ये सोमनाथ लाहिड़ी जी ने कहा है। संविधान सभा के वाद विवाद खंड 3 पृष्ठ 404 29 अप्रैल 1947 को उन्होंने ये विचार व्यक्त किए थे। आइए हम कुछ विषय में प्रवेश करते हैं, इस विषय के बारे में जानकारी लेते हैं। विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को अभी भी पूर्ण मानव अधिकार नहीं मिले हैं। अफ्रीका के अनेक देशों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में अभी भी किसी न किसी रूप में दास प्रथा, रंग भेद तथा बेगारी मौजूद है। भारत में हरिजनों तथा अनेक परिगणित जातियों को व्यवहार में समानता और संपत्ति के अधिकार नहीं मिल सके हैं। 2/3 मानव जाति का अभी भी आर्थिक शोषण होता चला आ रहा है। उपनिवेशवाद के कारण एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के अनेक अविकसित राष्ट्रों का बड़े साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा आर्थिक शोषण हो रहा है। इसी दिशा में मुक्ति तथा राष्ट्रों और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सचेष्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, जो सन 1945 में अपनी स्थापना, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, तभी से संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण के लिए भरसक प्रयास आरंभ किए हैं। इस निमित्त मानव अधिकार आयोग ने अधिकारों की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार कर लिया है। तो बच्चों, आइए जी विषय प्रवेश है कि हमें सरकार हमारे अधिकारों के प्रति कितनी सचेत है। आइए इसकी जानकारी और आगे हम प्राप्त करेंगे। आइए मुख्य बिंदु पर कि आखिर अधिकार का अर्थ क्या होता है। अधिकार सामाजिक जीवन की बेस परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में व्यक्ति का संपूर्ण विकास असंभव होता है। बहुत बढ़िया बात कही है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में व्यक्ति का संपूर्ण विकास असंभव होता है। व्यक्ति के बहुमुखी विकास हेतु जिन अधिकारों का होना आवश्यक होता है उन्हें मौलिक या मूल अधिकार कहा जाता है। इस कारण से अधिकतर देशों ने संविधान में अधिकारों
का समावेश कर अपने देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित किया है। क्योंकि ये अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, इसलिए राज्य भी नागरिकों के इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। अतः अधिकार का अर्थ सामाजिक जीवन की उन परिस्थितियों से है जिनमें रहकर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक और भौतिक विकास कर अपनी उन्नति करता है, उन्नति प्राप्त करता है इन अधिकारों का प्रयोग करके। आइए हम कुछ अधिकार की परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा अधिकार की परिभाषाएं निम्नलिखित दी गई हैं। लास्की के मतानुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता है। द्वितीय परिभाषा बेनी प्रसाद के शब्दों में, अधिकार उन सामाजिक परिस्थितियों से ना तो कम है ना ही ज़्यादा जो कि व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों, दो परिभाषाएं दी हुई हैं। तृतीय परिभाषा हॉलैंड के अनुसार, अधिकार एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के कार्यों को विचारों और सामाजिक शक्ति के माध्यम से प्रभावित करने की क्षमता होती है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अधिकार व्यक्ति के जीवन की वे परिस्थितियां हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु अति आवश्यक होते हैं। अधिकार, तो बच्चों ये अधिकारों की चर्चा हुई। आइए ये अधिकार हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम देखेंगे कि ये अधिकार हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।